हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आप लोग की IIT JEE 2021 की प्रिपरेशन। आई होप कि आप सबकी 2021 की प्रिपरेशन JEE 2021 की प्रिपरेशन लगभग ख़त्म सी हो गई होगी, एटलीस्ट फरवरी अटैम्प्ट के लिए, बिकॉज जस्ट 15 डेज टू गो। तो एकदम लास्ट मिनट ब्रशअप करने में लगे हुए होंगे। इस मामले में मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा फिर से, जो अक्सर मैं बताता आया हूँ, पिछले करीब 1 से सवा महीने से मैं ऑलरेडी अनअकैडमी पे अपने वन शॉट रिवीजन करा रहा हूँ। केमिस्ट्री में स्पेशली फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन ऐसा है बच्चों कि इसका अगर हम लोगों के पास टाइम कम होता है रिवीजन करने के लिए, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एकदम चुना हुआ कंटेंट जिस पे अक्सर सवाल पूछा जाता है, अगर वो हम कम से कम समय में कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, कुछ एक्सटेंट तक ऑर्गेनिक में और कुछ ज़्यादातर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं रिवर्स रिवीजन टेक्निक फॉलो करने में बिलीव करता हूँ। यानी पहले आप क्वेश्चंस करो, एक बार आप बेसिक थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद आप क्वेश्चंस करो, गलती करो, लेट्स मेक मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। तो इस टैग लाइन को कायम करते हुए मैंने अनअकैडमी पे बहुत सारे वन शॉट रिवीजन क्लासेस ली हैं। नाइट शो के नाम से मशहूर है, वो चलता है, बहुत सारे बच्चे उसका फ़ायदा उठा चुके हैं और ये अभी चलता रहेगा। आपकी JEE मेंस का ख़त्म होगा तो JEE एडवांस का शुरू होगा, ये चलता रहेगा। तो आप सब लोग उन क्लासेस को अटेंड करो रेगुलर बेसिस पे और अपनी प्रिपरेशन को मजबूती दो। अब जैसा कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन सीक्वेंस को शुरू करूंगा। जितने भी मास्टर रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, उनको हम लोग उनकी मैकेनिज्म सीखेंगे, उनको छोटे से वीडियो में, छोटे से लेक्चर में उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो रिएक्शन हम लोग लेने वाले हैं वो है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बेसिकली एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एल्काइलेशन और एसाइलेशन दो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट वन इज एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। बच्चों, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बेसिकली क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड पे हम लोग एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी हाइड्रोजन उड़ाते हैं और उसकी जगह एल्काइल ग्रुप लेके आते हैं, राइट। तो ये बेसिकली आपका रिएक्शन है। ट्रेडिशनल कैटलिस्ट है, इसके अंदर AlCl3, एल्काइल बेंजीन बनेगा, HCl बनेगा, ऑलराइट। तो चलिए समझते हैं इस रिएक्शन की एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ज़्यादातर, इनफैक्ट सभी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है। जो आपका RCl है AlCl3 से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे AlCl3 एक प्रकार का लुईस एसिड की तरह काम करता है, RCl एक लुईस बेस की तरह काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका R प्लस AlCl4 माइनस सॉल्ट बन जाएगा, राइट। यही R प्लस अगले स्टेप में जा करके बेंजीन पे अटैक करेगा। जो एक कॉमन मैकेनिज्म आप लोगों ने सीखा है, R प्लस अटैक करने के बाद यही आपका पहला स्टेप है, RDS हो जाएगा। ये एक एरिनियम आयन बनाएगा, जो आप लोगों ने ट्रेडिशनली पढ़ा होगा। इसके आप 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो एज यूजुअल, जैसा आप पहले भी करते आए हो बाकी सभी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इस डबल बॉन्ड को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, आपका प्लस चार्ज यहाँ पे आ चला, एंड वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऑलराइट, H and R। तो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट, जिसे आप एरिनियम आयन के नाम से जानते हो, जो कॉमन इंटरमीडिएट बनता है, वो बन गया। तो ये पहला स्टेप है, स्टेप 1 आफ्टर कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन, स्टेप 1, जिसके अंदर एरिनियम आयन बना। स्टेप 2 की बात करें बच्चों, तो एग्जैक्टली क्या होगा, ये जो आपका एरिनियम आयन है, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, बेसिकली यू कैन चेक इट्स नॉन एरोमेटिक सिस्टम, इसकी एरोमेटिसिटी जा चुकी है एल्काइल ग्रुप के अटैक होने के बाद। तो जो आपका बेस है AlCl3 बेस, ये बेसिकली AlCl4 माइनस, ये बेस बेसिकली इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये रीएरोमेटाइज हो जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपको एल्काइल बेंजीन बन गया, साथ में आपका जो कैटलिस्ट था वो रीजनरेट हो गया, क्लियर। साथ साथ यहाँ पे एक HCl मॉलिक्यूल भी रिलीज हो गया, क्लियर है बच्चों।
तो दिस इज हाउ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। क्योंकि पहला स्टेप आरडीएस है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगेगा। अगर हम इसके काइनेटिक्स की बात करेंगे तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजीन, अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन करा रहा हूँ, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर प्लस। ऑलराइट, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, नॉर्मली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, और इस रिएक्शन की क्या क्या खास बातें हैं जरा समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे आरडीएस में किसी भी प्रकार का CH बॉन्ड टूट नहीं रहा है, बन नहीं रहा है, जो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट के ऑब्जर्व होने की प्राइमरी कंडीशन है वो ऐसा इसमें नहीं है। तो अगर मैं ऐसे बात करूं कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। अगर हम आइसोटोप चेंज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। इस प्रकार के इफेक्ट को काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कहा जाता है। और ये तभी लगता है, बेसिकली जो सिग्निफिकेंट काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट केवल हाइड्रोजन के आइसोटोपिक एक्सचेंज में ही अप्लाई होता है, और वो भी तब जब आरडीएस में हाइड्रोजन का टूटना, CH बॉन्ड टूटना या CH बॉन्ड बनना इन्वॉल्व हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर मुझे रेट लिखना हो या इवन रेट कांस्टेंट लिखना हो, मान लीजिए बेंजीन की बात करें तो के रेट कांस्टेंट फॉर C6H6, रेट कांस्टेंट फॉर C6D6 एंड रेट कांस्टेंट फॉर C6D6 तीनों आइडेंटिकल होंगे। यानी इसमें किसी भी प्रकार का आइसोटोपिक एक्सचेंज ना होने की वजह से तीनों केस में, चाहे आप ड्यूटीरियो बेंजीन ले लो, ट्राइटियो बेंजीन ले लो या बेंजीन ले लो, तीनों केस में रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा। बच्चों, इसके अलावा क्या क्या खास बातें होती है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में? एक तो क्योंकि एल्काइल एक कार्बोनियम आयन बनता है, इसलिए इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन होने की वजह से रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या मतलब हुआ? एज कार्बोनियम आयन इज इंटरमीडिएट, carbonium ion is intermediate, hence rearrangement is observed, rearrangement is possible। इसका implication क्या होगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा कि अगर आपने बेंजीन लिया, साथ में लेट से CH3 CH2 CH2 Cl ले लिया, तो कायदे से इसके अंदर नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बनना चाहिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट शामिल नहीं होता तो नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बन जाता। लेकिन इसमें आपको पता है कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन बनेगा, राइट? आपको पता है कि यहाँ से बनने वाला जो कार्बोनियम आयन है, नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोनियम आयन, ये हाइड्राइड शिफ्ट करके आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जब आगे बेंजीन से रिएक्ट करेगा तो ये वाला कार्बन बेंजीन से जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगा। यानी कि कभी भी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में AlCl3 यूज करते हुए आप नॉर्मल एल्काइल बेंजीन नहीं बना सकते। हालांकि एल्काइलेशन में यदि मैं AlCl3 की जगह जिंक क्लोराइड यूज कर लूँ, जो कि एक वीक लुईस एसिड होता है, तो उस केस में फुल फ्लेश्ड कार्बोनियम आयन नहीं बनता है, और वहाँ पे पॉसिबल है कि नॉर्मल एल्काइल बेंजीन बन जाए। मतलब ये हुआ कि अगर मैं AlCl3 की बजाय जिंक क्लोराइड यूज कर लूँ, अगर मैं CH3 CH2 CH2 Cl प्लस जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड क्योंकि एक लुईस बेस है, फुल फ्लेश्ड कार्बोनियम आयन नहीं बनेगा। ये जब इसकी रिएक्शन इस जिंक से होगी तो एक तरह का इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा, Cl एंड Zn, Cl कुछ इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी जहां पे फुल फ्लेश्ड कार्बोनियम आयन नहीं होगा। तो इस तरह से बेंजीन यहां से अटैक करके फाइनली बिना कार्बोनियम आयन फुल फ्लेश्ड फॉर्म किए हुए आपको एक नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन दे देगा, राइट? बट क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से AlCl3 एक कैटलिस्ट एसोसिएटेड है, स्पेसिफिक कैटलिस्ट, तो जब तक आप AlCl3 यूज करोगे तब तक आपको नॉर्मल एल्काइल बेंजीन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के थ्रू नहीं मिलेगा। तो आइए थोड़े से एग्जाम्पल ट्राई करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन पे। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया हुआ है बच्चों, देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे एल्काइल हैलाइड चूज किए हैं
जिनको पूरा का पूरा मौका मिले अपने आप को रीअरेंज करने का, यानी जिनके कार्बोनियम आयन को पूरा का पूरा मौका मिले रीअरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका प्रोडक्ट बनाता हूं बच्चों। देखिए क्या प्रोडक्ट होगा। एक्सपेक्टेड तो कुछ और प्रोडक्ट था लेकिन बना कुछ और। लॉजिकली जिस कार्बन पे क्लोरीन अटैच था वही कार्बन जाकर के रिंग पे अटैक करना चाहिए, लेकिन स्केलेटन चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ देखिए, जैसे शुरुआत में जो कार्बोनियम आयन बना होगा वो ये कार्बोनियम आयन बना होगा। कैन यू चेक, ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। इसमें यदि मैं एक हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं तो ये टर्शरी कार्बोनियम आयन हो जाएगा। तो एक हाइड्राइड शिफ्ट करके मैंने टर्शरी कार्बोनियम आयन जनरेट कर लिया। एंड अब अगर बेंजीन का अटैक इस पे होगा तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आपको टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन मिलेगा। कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए मैंने प्रोडक्ट बना दिया है आपके लिए ऑलरेडी। एग्जैक्टली क्या यहाँ पे हुआ है ज़रा समझिए। यहाँ से जो कार्बोनियम आयन बच्चों बना होगा वो सबसे पहले ये कार्बोनियम आयन बना होगा, प्राइमरी है आपको पता है। यहाँ कार्बोनियम आयन बनने के बाद एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा। पहले हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो आपको एक सेकेंडरी कार्बोनियम आयन मिल गया, राइट। और ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और ज़्यादा स्टेबलाइज हो सकता है यदि इसमें एक और मिथाइल शिफ्ट करा दें। तो यहाँ पे एक मिथाइल शिफ्ट हो गया बच्चों, और मिथाइल शिफ्ट होने के बाद जो कार्बोनियम आयन आपका बना वो कहीं ज़्यादा स्टेबल है। कैन यू गेट इट? चेक, हैव ए लुक। ये यहाँ से एक मिथाइल शिफ्ट होकर इस कार्बन पे चला आएगा और प्लस चार्ज यहाँ पे चला जाएगा। ऐसा करने से एक टर्शरी कार्बोनियम आयन बन गया जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे 2 बार शिफ्ट हुआ है, फर्स्ट हाइड्राइड शिफ्ट, सेकेंड मिथाइल शिफ्ट। अब ये कार्बोनियम आयन जब बेंजीन रिंग से रिएक्ट करेगा तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ऑलराइट, क्लियर है बच्चों? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ सेम वे, उसी तरीके से अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैं बनाता हूं, आप लोग इसका प्रोडक्ट चेक कर लेना। तो इसका प्रोडक्ट होने वाला है बच्चों दिस वन। दिस वन, ऑलराइट। इसके अंदर एक हाइड्राइड शिफ्ट इन्वॉल्व है, आप लोग ट्राई मारना, बहुत आसानी से आ जाएगा। एंड इसमें किसी भी प्रकार की शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है। पहले से बनने वाला कार्बोनियम आयन काफ़ी स्टेबल है, बेंजाइलिक कार्बोनियम आयन है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इसको किसी भी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की, किसी भी अन्य प्रकार की स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, सो दीज आर फ्यू गुड क्वालिटी एग्जांपल्स जिससे आप समझ सकते हैं कि कार्बोनियम आयन का रीअरेंजमेंट कहाँ होता है, क्यों होता है। आइए समझते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस कराते वक्त, स्पेशली एल्काइलेशन कराते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट की। अगर हमारी श्रद्धा है, हमारे मन में इच्छा है कि मैं नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बनाऊँ, नॉर्मल ब्यूटाइल बेंजीन बनाऊँ, तो हम नहीं बना सकते क्योंकि नॉर्मल एल्काइल कार्बोनियम आयन एग्जिस्ट ही नहीं करता। कार्बोनियम आयन बना तो रीअरेंजमेंट होना उसकी किस्मत में लिखा है। दैट मीन्स रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन एक प्रकार का लिमिटेशन है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन विच लीड्स कार्बोनियम आयन, hence we cannot prepare normal alkyl benzene with this method. all right, इस मेथड से आपको, यानी डायरेक्ट एल्काइलेशन मेथड से आपको नॉर्मल एल्काइल बेंजीन नहीं मिल सकता। नंबर 2, पॉली एल्काइलेशन इज अनदर प्रॉब्लम। पॉली एल्काइलेशन क्या है बच्चों? जब आप बेंजीन का एल्काइलेशन कराते हो, लेट्स से आपने CH3Cl AlCl3 ले लिया, तो यहाँ से आपको टॉलिन मिल गया। नाउ प्रेजेंस ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग को और एक्टिवेट कर देगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसको एक्टिवेट कर देगा। ये ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है एज कंपेयर टू बेंजीन इटसेल्फ। यदि मेरे पास एक्सेस में मिथाइल क्लोराइड है तो ये फर्दर ऑर्थो प्लस पैरा, ऑर्थो मिलेगा, पैरा मिलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि और भी बहुत सारे एल्काइल ग्रुप आ जाएं
सारे ऑर्थो पैरा और मेटा ब्लॉक, आई मीन ऑर्थो एंड पैरा सारे ब्लॉक हो जाएं, यानी 1,2,4 ट्राईमिथाइल बेंजीन बन जाए। हालांकि आप लोग इसे देखेंगे कि अगर हम इसको हीट कर दें H+ की प्रेजेंस में तो एक थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट मेरा मिलता है मेटा, विच इज गोइंग टू बी ए मेजर प्रोडक्ट, मेटाजाइलिन। दिस इज मेजर एट हाई टेम्परेचर। जब भी हम लोग एल्काइलेशन कराते हैं, अगर हाई टेम्परेचर कंडीशन में कराएंगे तो आपको मेटा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। तो मेजर प्रोडक्ट एट हाई टेम्परेचर, ये एक थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। इसके बनने में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जो फ्री एनर्जी इन्वॉल्व होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑलराइट, ऐसे अगर ट्राई अल्काइल वाले कंपाउंड का अगर आप H+ की प्रेजेंस में हीट कर दें तो मेसिटिलीन बन जाएगा 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन। ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये था कि मुझे चाहिए मोनो एल्काइलेटेड बेंजीन, लेकिन आपको पॉली एल्काइलेटेड बेंजीन मिलता है। ये एक प्रकार का लिमिटेशन है। यदि इससे बचना है तो आप बेंजीन को एक्सेस में लो। अगला लिमिटेशन बच्चों ये है कि अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड में कराते हैं जहां डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। अ कंपाउंड, एन एरोमेटिक कंपाउंड इन फैक्ट, containing deactivating group या highly deactivating group do not respond to Friedel-Crafts reaction। डीएक्टिवेटिंग है, इसको समझाने की बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन में हमारा जो एल्काइल कार्बोनियम आयन होता है इतना पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता कि आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो चाहे एक्टिवेटेड हो डीएक्टिवेटेड हो कभी भी जाकर रिएक्ट कर लेगा। तो अगर इसमें नाइट्रोबेंजीन है, बेंजोइक एसिड है, साइनोबेंजीन है, एल्डिहाइड लगा है, किसी भी प्रकार का ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, तो इस केस में हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं आएगा, राइट। अगर हम AlCl3 और RCl लेते हैं, देर इज एब्सोल्युटली नो रिएक्शन। इसीलिए कहते हैं, एक बार जेई में भी ये सवाल आया है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में नाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि वो सिर्फ सॉल्वेंट की तरह काम करता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो नाइट्रोबेंजीन को सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा इसी में, कंपाउंड्स कंटेनिंग highly activating group like जैसे मान लीजिए एनिलीन हो गया, NH2 ग्रुप हो गया, NHR हो गया, NR2 हो गया, O- हो गया, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, दे ऑल्सो डू नॉट रेस्पॉन्ड टू डू नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। रीजन क्या है? ये जो कंपाउंड है बच्चों, ज़्यादातर जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं उनमें की एटम पे एक लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं। अब ये कंपाउंड AlCl3 क्योंकि एक लुईस एसिड है, ये लुईस बेस और लुईस एसिड का आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्ट फॉर्म कर लेंगे। और सॉल्ट फॉर्म होते ही जो नाइट्रोजन है इस पर क्योंकि प्लस चार्ज आ चुका है, ये हाईली डीएक्टिवेट हो जाएगा, राइट, प्लस माइनस। सो ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन विद द कैटलिस्ट, even highly activating group containing compound do not respond to Friedel-Crafts reaction। ठीक है, तो highly deactivating group containing compounds and highly activating group containing compound Friedel-Crafts reaction, aromatic compound Friedel-Crafts reaction नहीं दे पाते। अगला लिमिटेशन है बच्चों कि कई सारे ऐसे हैलोजन कंपाउंड होते हैं जो एक्चुअली कार्बोनिमैन बना नहीं पाते हैं, स्टेबल कार्बोनिमैन नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से RCl की जगह पे हम लोग उनको नहीं यूज कर सकते। लाइक विनाइल क्लोराइड हो गया, एराइल क्लोराइड हो गया, PHCl, दे कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ RCl। रीजन आपको पता है कि आपको इवन विनाइल क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है CCl बॉन्ड में, यानी ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आसानी से लुईस एसिड से रिएक्ट करके कार्बोनिमैन बना नहीं पाएगा। एंड कार्बोनिमैन भी हाईली अनस्टेबल है, विनाइलिक कार्बोनिमैन हाईली अनस्टेबल होता है, आपको पता है, तो आसानी से कार्बोनिमैन बनेगा नहीं। तो आप ऐसा अगर रिएक्शन सोचते हैं कि आपने बेंजीन का रिएक्शन CH2
आई मीन विनाइल क्लोराइड से करा के अगर आप विनाइल बेंजीन बनाने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा बच्चा लोग। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के। इन्हीं लिमिटेशन के अंडर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराई जाती है। यानी कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो उसके अंदर कार्बोनिमैन का रीअरेंजमेंट होगा, आपको नॉर्मल अल्काइल बेंजीन नहीं मिलेगा। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन अगर हाईली एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कंटेन करता है तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, पॉली एल्काइलेशन होता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए एक्सेस ऑफ आरसीएल लेने के लिए। एंड द लास्ट वन कि हर एक आरसीएल यानी एल्किनाइल बेंजीन या एराइल बेंजीन कभी भी डायरेक्टली फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा क्योंकि अनस्टेबल कार्बोनिमैन बनाता है। राइट, ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।